जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छा ढंग से कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और आज है डे नंबर 3 जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 टू 60। जी हाँ, 41 से लेकर के 60 तक अर्थात 41 से लेकर 60 तक हम लोग डिस्कस करेंगे और जिसमें आज हम लोग टॉपिक रखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रेपोजिशन। तो इनके टोटल कुल मिलाकर के हम लोगों के पास 20 क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे और इन 20 क्वेश्चंस का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। ओके, और मैं क्लास को शुरू करूं इससे पहले आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स आज इस क्लास के साथ जुड़ सकें। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 3 है आपके सामने और आज टॉपिक है टॉपिक नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच और तीसरा है प्रेपोजिशन। तो आप पूरे क्लास में जरूर बने रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको बहुत अधिक पसंद आएगा, तो बिल्कुल जुड़े रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इससे पहले सुनिए, इससे पहले 2 क्लासेज इसकी हो चुकी हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने पुट किया है, आप जाके उसको वहां से वॉच कर सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन जो 41 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, ईच डैश व्हाट इज राइट। ईच डैश व्हाट इज राइट। आप लोग इसका आंसर बताएं। ऑप्शंस आपके हैं नो, नोज, नोइंग, नन ऑफ दिस। आंसर बताएं आप लोग इसका। ईच डैश व्हाट इज राइट, नो, नोज, नोइंग, नन ऑफ दिस। तो एक कॉन्सेप्ट, हाँ कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं क्या सही होगा। देखिए, जब भी हम ईच का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब सब्जेक्ट के रूप में जब हम ईच का प्रयोग करते हैं तो वहां पर वो सिंगुलर होता है और उसके साथ जो वर्ब है स्टूडेंट्स वो आपकी सिंगुलर आती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम ईच का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, ईच को जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो उसका जो नंबर होता है वह सिंगुलर होता है और वर्ब उसके साथ क्या आती है, सिंगुलर आती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, तो ईच मीन्स प्रत्येक, डैश व्हाट इज राइट। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है राइट मतलब सही, तो ईच मतलब प्रत्येक, व्हाट इज राइट क्या सही है। नो, नोज, नोइंग, नन ऑफ दिस। तो देखिए जो नो है वो फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होता है, नोइंग नहीं होगा, नन ऑफ द एबव भी नहीं है, आपके पास ऑप्शन नंबर बी है नोज। तो ईच नोज प्रत्येक लोग जानते हैं, अर्थात प्रत्येक जानते हैं व्हाट इज राइट क्या सही है, अर्थात प्रत्येक जानते हैं कि क्या सही है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा कि जब भी ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है। ईच का प्रयोग जब भी सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, ईच स्टूडेंट डैश अ बुक। ईच स्टूडेंट डैश अ बुक। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताइए। ईच स्टूडेंट डैश अ बुक। इज, हैव, हैज, वाज। आंसर बताएं आप लोग। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी हम ईच का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के रूप में ना, बल्कि हम ईच के बाद एक नाउन लगाते हैं और वह नाउन उस कंडीशन में सिंगुलर होता है, अर्थात जब भी ईच के बाद कोई नाउन यूज किया जाएगा तो वह नाउन सिंगुलर होगा और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर आएगी। इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है, जो स्टूडेंट है ना उसका पोजीशन दिखा रहा है और कहने के पोजीशन दिखाने के लिए हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब किसी नाउन के ऊपर अपना अधिकार पोजीशन दिखाने के लिए हम हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। तो देखिए ईच स्टूडेंट इज अ बुक, प्रत्येक, अब देखिए सेंस क्या निकल रहा है। ईच स्टूडेंट अर्थात प्रत्येक छात्र, इज अ बुक, एक किताब है नहीं भाई,
एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट सिमिलर है तो ये है प्लूरल है तो नहीं होगा। ईच स्टूडेंट वाज अ बुक, प्रत्येक स्टूडेंट एक किताब था, नहीं। आपके पास ऑप्शन नंबर सी आएगा कि ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, अर्थात प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक किताब है, प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक किताब है। आई होप क्लियर होगा आपका। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। आई होप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फिर से सुन लीजिए, जब ईच का प्रयोग हम करते हैं और उसके बाद कोई नाउन आता है तो वह नाउन सिंगुलर होता है, और ईच का प्रयोग करते हैं उसके बाद कोई नाउन आता है तो वह सिंगुलर होता है, और उसके साथ वर्ब भी होती है सिंगुलर। आई होप क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं हम लोग। ईच प्लेयर हैज डैश वेल, ईच प्लेयर हैज डैश वेल, प्ले, प्लेज, प्लेड, प्लेइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं आप लोग। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। ईच प्लेयर हैज डैश वेल, प्ले, प्लेज, प्लेड, प्लेइंग। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं। देखिए यहाँ पे हैज लिखा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हैज लिखा है क्योंकि ईच के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या, हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। अब अगर हैज मिला है आपको तो V3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे सॉरी, मेन वर्ब में V3 आएगा। तो देखिए, प्ले फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, प्लेस फिफ्थ फॉर्म में नहीं होगा, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म में है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्लेड, कि ईच प्लेयर हैज प्लेड वेल। ईच प्लेयर अर्थात प्रत्येक जो खिलाड़ी हैं, हैज प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा खेला। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 44। एवरी गर्ल डैश ब्यूटीफुली। तो बहुत आसान है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बखूबी बता सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट कई बार डिस्कस कर लिया है अभी आपको, वही चीज है। देखिए, ईच आया था, अब एवरी आ गया, तो ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी, ध्यान से बात समझिए। और दोनों की जो हिंदी होती है स्टूडेंट्स ना, वो प्रत्येक होती है, ध्यान दीजिएगा। दोनों की हिंदी क्या होती है, प्रत्येक होती है। तो आप कहोगे सर ईच कब आता है और एवरी कब आता है, तो सुनिए, एवरी कब आता है, ईच कब आता है। ईच जैसे मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, और उसमें से एक एक करके सबकी बात की जा रही है, एक एक करके सबकी बात की जा रही है, तो वहां पे प्रत्येक एक होगा, मतलब ओवरऑल एक साथ सबकी बात नहीं, एक एक करके बात की जा रही है। और एवरी जैसे 8-10 लोग बैठे हैं यहाँ पे, और होल के साथ अर्थात सबके साथ एक ही साथ बात की जाए। जैसे क्लासरूम में, बात समझिएगा, एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं। अब टीचर आए स्वीट्स लेकर के, उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को दे दो, एक एक करके, कोई छूटे ना। तो वहां पे आप ईच का यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने हर बच्चे की बात की, भाई पर्टिकुलर बच्चे को देख लेना, कोई बच्चा छूटे ना। लेकिन आया, वो आए मतलब, और सामूहिक रूप से उन्होंने बोल दिया कि सभी बच्चे को, प्रत्येक बच्चों को दे दो, सामूहिक रूप से बोल दिया, तो वहां पे एक एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपका एवरी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट होता है, और ईच आए चाहे एवरी आए, इनके साथ सेम और भी यूज की जाती है, दोनों सिंगुलर होते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो एवरी गर्ल डैश ब्यूटीफुल, आर, वर, इज, हैव। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर नहीं होगा, वर नहीं होगा और हैव नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज, कि एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल, अर्थात प्रत्येक जो लड़की हैं वो क्या है, सुंदर। अर्थात यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर एक क्लासरूम में, बात समझिए, एक क्लासरूम है और उसमें 15, 20, 10 लड़कियां बैठी हैं, और सबकी बात की जा रही है कि एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल, अर्थात प्रत्येक लड़कियां सुंदर हैं। जैसे एक सवाल यहाँ पे हो जाए कि एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल इन द क्लासरूम, अर्थात इस क्लासरूम की सभी लड़कियां क्या हैं, सुंदर हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश केयरफुल अबाउट दिस मैटर, आर, इज, वर, हैव। आंसर बताइए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश केयरफुल अबाउट दिस मैटर, अर्थात प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़का, अर्थात प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की सावधान है अबाउट दिस मैटर, इस मामले के बारे में, अर्थात इस मामले के बारे में प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की सावधान है। आर, इज, वर, हैव। तो देखिए, बात समझिएगा, अगर आपको
ईच मिले, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूं, आपको ईच मिले, सॉरी, आपको डियर स्टूडेंट ईच मिले, ठीक, और उसके बाद कोई नाउन आए, उसके बाद फिर एंड आपको मिल जाए, फिर उसके बाद फिर ईच मिले, प्लस उसके बाद नाउन मिले। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहां पर आपको दो ईच मिल रहे हैं, एक ईच यहां पे नाउन से पहले और एक ईच यहां पे नाउन से पहले। तो इन दोनों ईच के बाद जो आप नाउन लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, वह होगा आपका सिंगुलर। और जाहिर सी बात है कि जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके साथ क्या होगी, सिंगुलर। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ईच एवरी अकेले आए तब भी उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, एज ए सब्जेक्ट आए तो पहला कॉन्सेप्ट था। ईच एवरी के बाद कोई नाउन आए तब भी वो सिंगुलर होगा, वर्ब उसके साथ सिंगुलर होगी। और ईच एवरी या ईच या एवरी अगर एंड से जुड़े हो, अर्थात ईच या एवरी का दो बार यूज किया गया और दोनों के साथ नाउन हो तो दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं, और प्लस एंड से जुड़े हो, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो यहां पर दो बार ईच का यूज किया गया, उसको एंड से जोड़ा गया, अर्थात ईच का प्रयोग हो उसको कंजक्शन एंड से जोड़ा जाए तो उसके साथ नाउन भी सिंगुलर होता है और उसके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो आप देख सकते हैं आर यहां प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है और है प्लूरल है। तो बच्चा आपके पास क्या, इज, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज केयरफुल, अर्थात प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की इज केयरफुल, सावधान है अबाउट दिस मैटर, इस मामले के बारे में। ओके, चलिए क्वेश्चन 46, एवरी बेंच एंड डेस्क। देखिए यहाँ पे आ गया ना, वहां पे ईच था, यहाँ पे एवरी है, यहाँ पे एवरी को जोड़ा है। तो देखिए एक के साथ एवरी का प्रयोग है, देखेंगे आप, एक बेंच के साथ एवरी का प्रयोग है लेकिन डेस्क के साथ एवरी नहीं, तो दोनों के साथ हम एवरी मान सकते हैं। और उसको जोड़ा गया किसे, यहाँ पे एंड से जोड़ा गया है। तो इन दोनों सिचुएशन में सिंगुलर हैं और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर होगी। तो ईच बेंच एंड डेस्क डैश बीन सोल्ड, वर इज वाज हैज। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीन वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म हैज हैड के बाद ही आता है, क्योंकि वर इज और वाज के साथ तो फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, समझ रहे हैं। तो हैज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ईच बेंच एंड डेस्क हैज बीन सोल्ड, अर्थात प्रत्येक बेंच और प्रत्येक डेस्क बेचे जा चुके हैं। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, ईच पेन एंड पेंसिल। तो बहुत ही प्यारा सा आ गया, फिर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए आप लोग। ईच पेन एंड पेंसिल डैश रेड आर वर इज है, बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सीधा मैंने ईच का ही कॉन्सेप्ट, ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट लिया आज। ईच पेन एंड ईच पेंसिल या फिर ईच पेन एंड पेंसिल डैश रेड। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा आपका आर नहीं होगा, वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, योर राइट आंसर विल बी इज ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, अर्थात प्रत्येक कलम और प्रत्येक पेंसिल जो है वो क्या है, रेड है, अर्थात लाल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे, समाप्त हुए आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट SVA, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 7 क्वेश्चन थे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि कितने आंसर सही हैं। सबसे पहली चीज क्या है स्टूडेंट्स, आज के जो कॉन्सेप्ट है इसको नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा। जैसे देखिए आप क्वेश्चन के साथ तो कॉन्सेप्ट लिखे रहे एक जगह, डे वाइज मतलब डेट वाइज आप कॉन्सेप्ट लिख लिया करिए। आज मैंने ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट दिया। पहला कॉन्सेप्ट देखिए क्या था ईच का, कि ईच एवरी को यदि हम सबमिट के रूप में यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगी। अगर ईच एवरी के साथ हम कोई नाउन यूज करते हैं तो नाउन भी सिंगुलर होगा प्लस वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब ईच एंड एवरी को यदि हम किसी कंजक्शन एंड से जोड़ते हैं तो उसके साथ आने वाला भी नाउन सिंगुलर होगा और उसके साथ जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो आज टोटल कॉन्सेप्ट आपका सिंगुलर पे ही चला है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो अगला टॉपिक हम लोग का था पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपकी काफी मदद होगी इससे, तो इस पूरे सेशन में आपको जरूर बने रहना स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। मोहन इज अ डॉक्टर, यहां पर रेड कलर से देख सकते हैं आप, मोहन लिखा हुआ है। मोहन को आपको बताना है स्टूडेंट्स, मोहन को आपको बताना है कि मोहन क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं एक कॉन्सेप्ट जरा देखिए ध्यान से, एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड।
तो जो सब्जेक्ट वाली प्लेस होती है ना, यहाँ पर जनरली कोई नाउन या प्रोनाउन ही आता है, और ये होता है किसी का नाम। नाउन क्या होता है? किसी का नाम। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अर्थात कोई नाम है। तो मोहन देखिए क्या है? नाम ही है, तो प्रोनाउन नहीं हो सकता, वर्ब भी नहीं हो सकता, एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, होगा क्या आपका? नाउन। तो मोहन इज ए डॉक्टर, जिसे मोहन क्या है? नाउन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। दिस पेन इज ब्लैक, पजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। आंसर बताइए आप लोग। थोड़ा सा यहां पे आपको सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि दिस पेन इज ब्लैक। ऑप्शन ए पजेसिव एडजेक्टिव, ऑप्शन बी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ऑप्शन सी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड ऑप्शन नंबर डी प्रॉपर एडजेक्टिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज आप ध्यान से, आप जैसे आपने सबमिट लिखा प्लस इसके ठीक बाद आपने यूज कर लिया नाउन, क्योंकि सबमिट के बाद सीधा वर्ब आता है, बट आपने सबमिट के बाद लगा दिया क्या? नाउन। तो नाउन के पहले ही जो सब्जेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स ना, ये आपका होगा क्या? एडजेक्टिव। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि किस टाइप का एडजेक्टिव। सिर्फ एडजेक्टिव यानी लिखा है, जबकि उस एडजेक्टिव के नाम भी दिए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिस, दैट, दीज, दोज को प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो माई, आवर, योर, हिज, हर होता है। तो बचा हमारे पास क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अर्थात दिस, दैट, दीज, दोज को हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक सर्वनाम। तो दिस पेन इज माइन, अर्थात यह कलम मेरी है, उधर इशारा कर रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। दे वांट टू राइट अ लेटर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है स्टूडेंट्स कि जो ये टू राइट है वो क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताएं। जिरंड है, इन्फिनेटिव है, एडजेक्टिव या प्रोनाउन है। तो देखिए, जब भी हम टू लिखते हैं और इसके साथ लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझ रहे हैं? टू लिखते हैं उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डियर स्टूडेंट्स ये होता है, क्या होता है? ये इन्फिनेटिव होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। यहां पर इन्फिनेटिव किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी है, तो ये आपका सही होगा। जिरंड नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है और प्रोनाउन भी नहीं है, ये तो है आपका क्या? इन्फिनेटिव। कि दे वांट, वे चाहते हैं, टू राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना, अर्थात वे एक पत्र लिखना चाहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, वॉकिंग, टहलना, अर्थात वो टहलना पसंद करता है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, पार्टिसिपल, एडवर्ब, जिरंड एंड इन्फिनेटिव। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं स्टूडेंट्स, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स क्लास के साथ जुड़ सके। देखिए, अब क्लास पढ़ाने के चक्कर में ना हम आपसे नहीं बोल पाते हैं, तो आपका बोल सकते हैं कि मोरल ड्यूटी या नैतिक कर्तव्य आपका है कि आप इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है भाई, तो पसंद आए तो लाइक करिएगा, पसंद आए तो। और मुझे पूरा विश्वास है कि सेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। ही लाइक्स वॉकिंग, वॉकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉकिंग को हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या है, पार्टिसिपल है, एडवर्ब है, जिरंड है, इन्फिनेटिव है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम, सॉरी एक मिनट, जब भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो दो तरीके से काम करता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा जिरंड के रूप में। तो यहां पर दोस्तों जिरंड है स्टूडेंट्स, तो जिरंड यहां पे ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कि ही लाइक्स वॉकिंग, वो टहलना पसंद करता है, यहां पर वॉकिंग क्या है? जिरंड है। ओके, अगर ये ही इज वॉकिंग होता तब यहां पे होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखिएगा। अगर लाइक्स क्या लिखा होता है? इज, तो ही इज वॉकिंग, तब वहां पर वॉकिंग होता पीपी, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है। यू रैन फास्ट, यू रैन तुम दौड़े, फास्ट मतलब तेज। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है कि जो रैन है वो, सॉरी जो फास्ट है वो क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या नाउन है? तो देखिए ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। नाउन नेमिंग वर्ड होता है, नाम वो है, फास्ट है नहीं। प्रोनाउन
वैसे सब जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एडजेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। तब बचा आपके पास क्या, एडवर्ब। देखिए कैसे है, बात समझिएगा। लिखा है यू रैन तुम दौड़े, फास्ट मतलब तेज। तो तेज क्या की, दौड़े, अर्थात विशेषता यहाँ पे वर्ब की है, और वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्या, एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है यहाँ पे यू रन फास्ट। तो यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। ओके चलिए 53, दे ईट मैंगो एवरीडे। दे ईट मैंगो, वे आम खाते हैं, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, अर्थात वे प्रत्येक दिन क्या करते हैं, आम खाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ईट लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ईट वर्ब है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, या फिर बोथ ए एंड सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आती है वह होती है ट्रांजिटिव, सकर्मक। जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से नहीं लेती है वह होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि दे ईट, वे खाते हैं, वाट क्या खाते हैं, आंसर मिल रहा है हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्या खाते हैं, तो मैंगो यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो कहने के ये इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक, या आपकी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी चीज यहां पर क्या है, एक फाइनाइट वर्ब आपका आंसर है। तो इसको जरा देख लेते हैं है कि नहीं है। तो ऐसी वर्ब, ध्यान से देखिएगा, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, तो दे यहां प्लूरल है और ईट भी आपका क्या प्लूरल है। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज की जाती है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो यहां पे फाइनाइट वर्ब भी अर्थात दो सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहां पे, बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी आपका क्या है, राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहां पे बताना आपको कि फ्लाई क्या है, फ्लाई कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव है, मॉडल है, हेल्पिंग है, या फिर इंट्रांजिटिव है। तो फ्लाई कहीं से हेल्पिंग लग रहा है क्या, नहीं है, मॉडल भी नहीं है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल ये सब भी नहीं है। फिर बात कहां फंसी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। तो अब आप देखिए कि फ्लाई के बाद ऑब्जेक्ट देना जरूरी है क्या, मतलब जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से लेती है ट्रांजिटिव होती है, जो इसके साथ ऑब्जेक्ट देना मतलब नेसेसरी नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव होती है। तो व्हाट का आंसर यहां मिल नहीं रहा है, वेयर का आंसर मिल रहा है कि बर्ड फ्लाई इन द स्काई, अर्थात चिड़िया कहां उड़ती हैं, तो आसमान में उड़ती हैं भाई। तो ये वेयर का आंसर है, और वेयर का आंसर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताता नहीं है, तो इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। अगर हम सिर्फ इतना लिखें कि बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, तब भी ये सही है। तो ये जो वर्ब है आपके स्टूडेंट्स ये इंट्रांजिटिव है, अर्थात यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ट्रांजिटिव होता तो ऑब्जेक्ट लगता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 54 जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके चलिए, तो यहां तक हम लोग पहुंचे 54 तक। इसके बाद हम करेंगे स्टूडेंट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन थे उसमें आपका कितना सही है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन 55 है कि द स्नेक वाज किल्ड डैश राम बाई विद 2 एट। द स्नेक वाज किल्ड डैश राम बाई विद 2 एट। तो देखिए जब भी हम देखिए द स्नेक जो सांप है वाज किल्ड मारा गया डैश राम, राम के द्वारा। तो याद रखिएगा के द्वारा के सेंस में हम प्रीपोजिशन बाय यूज करते हैं, और बाय के बाद कोई ना कोई एजेंट आता है, अर्थात काम को करने वाला आता है। तो राम तो वही है यहाँ पे। तो विद मतलब किसी जब इंस्ट्रूमेंट वगैरह से काम करते हैं तो वहां पे विद आता है, टू और एट यहाँ पे होगा नहीं, विद भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बाय। द स्नेक वाज किल्ड बाय राम, अर्थात जो सांप है वो राम के द्वारा मारा गया। ओके चलिए क्वेश्चन 56, द लेटर वॉज रिटन डैश अ पेंसिल। ये तो बहुत प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया है, हो सकता है आप पकड़ लें तो आंसर बता दें। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि द लेटर वॉज रिटन डैश अ पेंसिल बाई विद 2 इन, बाई विद 2
इन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। तो देखिए बाई आपने देखा कि इसके बाद हमें कोई एजेंट चाहिए, जो एजेंट नहीं है, अर्थात एजेंट मतलब काम करने वाला वो है नहीं, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट टाइप दिख रहा है, टू नहीं होगा, इन नहीं होगा, यहां पे होगा ऑप्शन नंबर बी विद, कि द लेटर वाज रिटन विद अ पेंसिल, अर्थात जो लेटर वो लिखा गया किससे, पेंसिल के साथ लिखा गया, तो विद का प्रयोग यहां पे हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, ही वाज राइटिंग अ लेटर 3 days, ही वाज राइटिंग अ लेटर डैश 3 days। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताइए। ही वाज राइटिंग अ लेटर डैश 3 days। देखिए जब भी हम समय की बात करें, देखिए जब भी हम टाइम की बात करें और वह जो टाइम है, वह जो टाइम है वह पीरियड हो, क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात अनिश्चित हो, 3 days, 3 दिनों से, तो सिंस यहाँ पे निश्चित के लिए होता है, टू भी नहीं होगा, ऐड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। फॉर कि ही वाज राइटिंग लेटर फॉर 3 days, अर्थात वो 3 दिनों से एक पत्र लिख रहा था। 58 पे चलते हैं हम लोग। द कैट इज डैश द टेबल बिलो इन अंडर एट। आंसर बताएं आप लोग 58 का। 58 का आंसर बताइए कि द कैट इज डैश द टेबल। तो देखिए जब भी आप बात को समझिएगा, यहां पर ये टेबल है और टेबल के अंदर बताया जा रहा है, तो जब किसी चीज के अंदर किसी चीज को बताया जाए, सरफेस ओपन हो, खुला हो, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लोग प्रयोग करते हैं किस चीज का, अंडर का। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, ही विल कंप्लीट द वर्क डैश अ मंथ। He will complete the work dash a month। 59, to at in with। आंसर बताएं, वो आंसर बताएं। चलिए आंसर दीजिए। He will complete the work dash a month to at in with। क्वेश्चन 59। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर, बताएं जल्दी बताएं, आप जल्दी बताएं। देखिए यहां पर बोल रहा है कि ही विल कंप्लीट द वर्क, वह काम को पूरा कर लेगा इन अ मंथ, एक महीने में, अर्थात मंथ के एंड तक, मंथ के एंड तक उसका काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जब कोई हम टाइप निश्चित टाइम पीरियड बता देते हैं तो वहां पर उन चीजों के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है कि ही विल कंप्लीट द वर्क इन अ मंथ, अर्थात वह जो अपना काम है वो एक महीने में क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। ओके चलिए, एंड दिस विल द लास्ट क्वेश्चन, कि दे कैन रिपेयर द कार, दे कैन रिपेयर द कार, अर्थात वो कार को रिपेयर कर सकता है डैश 2 hours, 2 घंटे में। ठीक है, तो यहां पर भी कार्य जो आपका प्रोग्रेस में है, तो ड्यूरिंग यहाँ पे मतलब के दौरान के लगभग चीजें यूज होंगी, तो वहां पर हम ना तो इन के साथ जाएंगे, ना तो टू के साथ, ना तो बाई के साथ, हम लोग चलेंगे किसके साथ, विद इन के साथ, कि दे कैन रिपेयर द कार विद इन 2 hours। तो ये रेडी स्टूडेंट्स आज के 60 क्वेश्चंस, मतलब टोटल आज के 20 क्वेश्चन, जो टोटल मिला के 3 वीडियो के 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आई होप चीजें आपने पसंद की होंगी, और पसंद किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिए, चैनल अपना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।